बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी मरकज़ पर आप सबको खुश आमदीद। देवर टांडू मचाने का माहिर था। औरतें भाग भाग कर देवर से टांडू मचवाने जाती। मैं भी टांडू मचवाना चाहती थी, मगर देवर जवान था इसलिए शर्म खाती। एक रोज़ हिम्मत करके देवर को खाने पर बुलाया और उसे खुलकर सब बता दिया। मेरे होश उड़ गए। उस रात देवर ने खाना खाकर टांडू। मेरे शौहर को मरे 1 महीना हुआ था, मगर सास ने घर से निकाल दिया कि तू तो है ही मनहूस, मेरा बेटा खा गई। मैं सास को देख कर रह गई, क्योंकि 7 साल हो गए थे मुझे अपने शौहर के साथ। इन 7 सालों में तो उसे हल्की सी बीमारी क्या छींक भी नहीं आई थी, तो अब सास ऐसे नहुसत का टीका कैसे लगा सकती है मुझ पर। मैंने सास के आगे हाथ जोड़ लिए कि खुदा के लिए मुझे इस घर से ना निकालें, मैं कहाँ जाऊंगी। मेरे वालदैन के घर खुद जवान बहनें बैठी हैं, मुझे यहीं रहने दें। पर सास ने मेरी एक न सुनी। मेरे 2 बच्चे भी थे। अगर मैं अकेली होती तो वालदैन के घर चली जाती, मगर मेरे 2 बच्चे थे। यकमुश्त में उन दोनों का खर्चा उन पर नहीं डालना चाहती थी। वैसे भी मैं इद्दत में थी। अगर इद्दत खत्म हो चुकी होती तो कोई काम कर लेती। मैं जितना सास को मना सकती थी मनाया, मगर वो मान ही नहीं रही थी। मजबूरन मैंने सास से 1-2 दिन की मोहलत मांग ली कि बस 2 दिन रुक जाने दें, मैं फिर चली जाऊंगी। वो इस बात पर रजामंद हो गई। अब मुझे अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढना था। मैं बहुत परेशान थी, मगर मेरी ये परेशानी भी हल हो गई। मोहल्ले की एक औरत थी, उसके काफी घर थे जो वो किराए पर दिया करती थी। वो मुझसे मिलने आई तो मैंने उसे घर का बंदोबस्त करने के लिए कहा। उसे बड़ा तजस्सुस हुआ कि अपने वालदैन के घर जाकर क्यों नहीं रह रही तुम, तो मैंने बात टाल दी। खैर मुझे घर मिल गया था, जो बमुश्किल 1 कमरे और वॉशरूम पर मुश्तमिल था। साइड में छोटा सा किचन भी बना हुआ था। कुछ पैसे जो मेरी जमा पूंजी थी वो सब लगाकर मैंने और बच्चों ने वहां रहना शुरू कर दिया। मैंने अभी ये बात अपने अम्मा अब्बा को नहीं बताई थी। अब मेरे पास यहाँ काम नहीं था। खैर किसी से कहलवा कर मैंने फैक्ट्री का घर बैठे करने वाला काम हासिल कर लिया, जिसमें सिले हुए कपड़ों पर मोती टांकने थे। काम ठीक था, मगर मेहनत तलब था। घर बैठे करने का फायदा सिर्फ यही था कि मैं अपनी इद्दत पूरी कर सकती थी, मगर उससे मिलने वाले पैसे इतने नहीं थे कि अच्छा खासा गुजारा हो सकता। बस रूखी सूखी रोटी जितना पूरा था। उस घर में ही रहकर मैंने अपनी बाकी इद्दत भी खत्म की। अब मुझे कमाना था अपने बच्चों की खातिर बाहर निकल कर, तो बच्चों को मैंने स्कूल में दाखिल करवा दिया कि घर में बैठे हुए परेशान ना हो, और खुद काम ढूंढने निकल खड़ी हुई। मुझे एक बड़े से घर में साफ सफाई का काम मिल गया, जिसके पैसे अच्छे खासे तो नहीं लेकिन ठीक थे। मैंने वहां काम हासिल करने के बाद 1-2 जगह और भी यही काम शुरू कर दिया। वहीं मैंने एक अजीब बात सुनी। एक घर की औरतें बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रही थीं। मैंने भी बर्तन धोने के बाद हाथ पोंछे और उनके पास जाकर छुट्टी का पूछा तो उन्होंने दे दी, मगर मैं उनकी बातें सुन चुकी थी कि एक आदमी को आज वो घर बुलवा रही हैं। मैंने गौर किया तो उनके शौहर काम पर गए हुए थे। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये आदमी कौन हो सकता है। थोड़ा उनकी बातों पर ध्यान दिया तो साफ पता चल रहा था कि बाहर का कोई आदमी है, और ये खुद उसे नहीं जानती। बस इतना उनकी बातों में वाजे था कि वो तांडू मचाता है। मैं बड़ी हैरान हुई कि ये क्या भला है और ये क्यों बुलवा रही हैं उसे। तजस्सुस के मारे मैंने धीरे धीरे काम किया, क्योंकि वो दोनों औरतें उसे कुछ ही देर में घर में बुलवा रही थीं, जबकि उनके शौहर भी घर पर नहीं थे। मगर वो नहीं आया तो मैं भी छुट्टी करके घर से जैसे ही निकली तो अपने पीछे उसी घर का दरवाजा बजता महसूस किया। मुझे लगा शायद वो आदमी आ गया हो। गली में जाते जाते मुड़कर उस घर की तरफ देखा तो मेरे हाथ पांव कांप कर रह गए। एक झटके से मेरे पूरे जिस्म में करंट दौड़ गया। मैं पहले तो वहां हैरान होकर खड़ी रही, फिर कुछ ही देर में दरवाजा खुला तो मेरी मालकिन उसे घर के अंदर ले गई, और मैं अपनी जगह अभी तक साकित खड़ी थी। वापस घर जाते हुए मेरे कदम बहुत भारी थे, चलना मुश्किल हो रहा था। खैर मैं घर पहुंची तो सोचकर रह गई कि मेरा देवर ये सब क्यों कर रहा है। मेरी सास के तो इतने नखरे हैं, और ये घर घर जाकर क्या काम करता फिर रहा है। मुझे हकीकतन परेशानी होने लगी। रहम भी आ रहा था देवर पर और शदीद गुस्सा भी। अगर पैसे ही कमाने हैं तो कोई काम कर लेता, कहीं नौकरी कर ले। अब ये ऐसे काम कौन करता है। मुझे उसी वक्त अपने शौहर की बड़ी याद आई, जिसने अपने छोटे भाई को हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ था। वो कहते थे कि अगर अली और आमना मेरे 2 बच्चे हैं तो जमील मेरा छोटा भाई, मेरा पहला बेटा है। अब्बा के जाने के बाद मैंने उसे बिल्कुल बाप बनकर पाला है। हमेशा बेटे ही कहकर पुकारता हूँ। मेरी जान इसमें अटकी हुई है। मैं नहीं चाहता कि ये कोई भी ऐसा काम करे जिसमें ख्वारी हो। देखना, या तो मैं खुद इसे कमा कर खिलाऊंगा या फिर ये ऐसे ही बैठा रहे सारी उम्र, जब तक कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता। मैं इसे कमाने नहीं निकालूंगा। सास भी मेरे शौहर से यही कहती थी कि इसे बाहर कहीं काम लगवा दो, कब तक वेला निकम्मा बैठकर खाएगा। मगर उनकी वही बात होती कि अम्मा बच्चा है, 2-4 दिन तो ऐश कर लेने दे, फिर सारी उम्र कमाना ही है।
اور سانس بڑبڑا کر رہ جاتی۔ جب جب میرے شوہر گھر نہیں ہوتے تو دیور کو بٹھا کر کہتی کہ چھوٹا سا تھا جب تمہارا باپ مرا، اسی نے سارا گھر چلایا، کما کر لایا، اب تم اچھے بھلے جوان ہو گئے ہو، آوارگی کے علاوہ بھی کچھ سوچو اور کما کر لاؤ۔ دیور تب تو اس بات پہ سر ہلا دیتا، مگر جب بڑا بھائی واپس آتا تو اماں کی شکایت ضرور کرتا تھا کہ بھائی، اماں مجھے کہتی ہیں کہ کما کر لاؤ، نہیں تو روٹی نہیں دوں گی، اور سب ہنس دیتے۔ کتنے اچھے دن تھے نا وہ۔ اگر آج میرے شوہر زندہ ہوتے تو حالات مختلف ہوتے، میں ابھی بھی اپنے سسرال میں بیٹھی ہوتی، وہ کما کر لاتے اور اماں دیور کو کمانے کا بولتی تو وہ ٹال جاتا۔ یہ سب سوچتے سوچتے میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ مجھے آج والا سارا معاملہ دیکھ کر دکھ بھی ہو رہا تھا، حیرت بھی تھی اور برا بھی لگ رہا تھا۔ اگلے روز مجھے کام پر جانے کی جلدی تھی۔ میں کام پر گئی تو باجیاں بڑی خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، باجی پھر کل آ گیا تھا وہ؟ تو ان میں سے ایک نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے چپ کروا دیا کہ ابھی کچھ مت بولو، ہمارے شوہر گھر پر ہے۔ میں چپ کر گئی اور دل ہی دل میں سوچا کہ جب شوہر سے ڈر تھا تو کل اسے بلوایا ہی کیوں؟ منافق عورتیں، پتہ نہیں کیا سمجھتی ہیں خود کو۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ شاید اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مجھے ابھی تک پوری بات پتہ نہیں چل سکی تھی، تبھی میں خار کھا رہی تھی۔ میں نے دھیرے دھیرے سارا کام کرنا شروع کیا کہ اگر کام ہو جاتا تو وہاں بیٹھنے کی مہلت نہ ملتی، اور شاید ان کے شوہر بھی آج دیر سے کام پر جانے والے تھے۔ تبھی میں نے 2 گھنٹے کا کام 4 گھنٹے لگا کر کیا، اور بالآخر ان کے شوہر بھی چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی متجسس ہو کر میں پھر سے وہاں گئی اور پوچھا، آ گیا تھا وہ بندہ کل؟ تو وہ دونوں بہت خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا کر تصدیق کی مہر ثابت کر دی۔ میں چپ کرنے کے بجائے مزید سوال و جواب پر اتر آئی اور پوچھا، کیا بنا؟ تو ان میں سے ایک دھیرے سے مسکرا کر مجھے سب بتاتی چلی گئی۔ یہ سن کر مجھے عجیب بھی لگا، پھر میرا دل بجھ گیا اور میں وہاں سے اٹھ کر جلدی جلدی کام سمیٹ کر گھر کی راہ ہو لی۔ گھر جانے کی ہمت نہیں تھی، بس میرا دل بجھا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ میرا اتنا اچھا دیور ایسے کام کر سکتا ہے۔ بس برا لگ رہا تھا، کاش میں ہی اسے کما کر کھلا سکتی۔ وہ اتنا خوبصورت ہے اور کام کیسے کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے میرا دل بھر آیا۔ گھر آئی تو بچے آ چکے تھے، انہیں کھانا وغیرہ بنا کر دیا تو اس کے بعد وہ ضد کرنے لگے کہ ہم نے چاچو سے ملنا ہے، مگر میں نے سختی سے منع کر دیا۔ حالانکہ وہ پہلے بھی مل لیا کرتے تھے، مگر اب مجھے شاید دیور پر شدید غصہ تھا، اسی وجہ سے بچوں کو ملنے نہیں دیا اور روک دیا۔ اب میں اگلے دن کام پر گئی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جس گھر میں کام کرتی تھی وہاں انہوں نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ سونے کی انگوٹھی میں نے اٹھائی ہے۔ میں نے انہیں لاکھ منتیں کیں، قسمیں کھائیں، مگر وہ دونوں عورتیں ماننے کو تیار ہی نہیں تھیں کہ وہ انگوٹھی میں نے نہیں اٹھائی۔ وہ تو بس ایک ہی بات بار بار کیے جا رہی تھیں کہ آج کل کی کام والیاں کہاں چاہتی ہیں کہ کوئی خوش رہے، بس جہاں موقع ملا وہیں پر ہاتھ صاف کر لیے۔ انہوں نے یہاں تک کہ مجھے کام سے بھی نکال دیا۔ میرا دل پہلے ہی بجھا ہوا تھا، اوپر سے یہ باتیں، الزامات کی بوچھاڑ پہ میں گھبرا کر وہاں سے نکل آئی، اور میں یہ بھی بھول گئی کہ 2 جگہ پر اور بھی نوکری کرتی ہوں۔ گھر گئی تو ابھی بچوں کے آنے میں بہت وقت تھا۔ بستر پر لیٹ گئی، پورا جسم کانپ رہا تھا اور دماغ بہت بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے سونے کی کوشش کی تو اسی وقت باہر دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں جھنجھلا کر اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے اس گھر کی مالکن کھڑی تھی۔ میں نے اپنے دماغ کو دوڑایا تو ابھی نہ مہینہ پورا ہوا تھا اور نہ ہی کوئی بقایا تھا، پھر یہ کیوں آئی ہے؟ یہ بات دل میں ہی سوچ کر رہ گئی۔ البتہ اسے بڑی عزت سے کمرے میں بٹھایا۔ وہ تو بیٹھتے ہی میرے دیور کے متعلق شروع ہو گئی اور دھیرے دھیرے کہنے لگی کہ تمہارا دیور تو ہاتھ ہی نہیں آتا، بڑا گھنا ہو گیا۔ میرا پورا جسم اس بات پر کانپ گیا۔ میں نے لا تعلقی سے پوچھا کہ کیا ہوا تو وہ بولی، اب تو اس کا نخرے ہی آسمانوں پر پہنچ گئے، کوئی اور یہ کام نہیں کرتا نا تو اس کی بڑی مانگ بڑھ گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا نخرہ، مزاج، سب کچھ آسمانوں پر پہنچ گیا ہے۔ میں سمجھ تو گئی مگر نہ سمجھی سے پوچھا کہ کیا باتیں کر رہی ہیں، کھل کر بتائیں۔ تو وہ ٹھنڈی آنکھ بھر کر بولی، ہاں اس میں تمہارا بھی کیا قصور، گھر سے جو نکال دیا تمہاری ساس نے، چلو ایک نکالی ہے تو دوسری آ جائے گی، آخر کو تمہارے دیور کی بھی تو شادی ہونی ہے نا۔ میں نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ ادھر ادھر کی مزید باتوں کے بعد وہ پھر سے بولی، اپنے دیور سے ملاقات ہو تو میرا بتانا اسے کہ بلا رہی ہوں۔ میری کہاں سنے گا، اب تو اس کی دھومیں مچی ہوئی ہیں، بیچارے کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، عورتیں تو بچوں کے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں۔ مانا کام کا بندہ ہے مگر ایسی بھی کیا آفت کہ بیچارے کی جان ہی نہ چھوڑے، بھاگتا ہی پھرتا ہے سارا دن، کبھی اس کے گھر تو کبھی اس کے گھر دیکھتی ہوں میں چھت سے۔ خیر تم کہنا میرے متعلق اسے، اور اب میں جاتی ہوں۔ اتنا بول کر وہ وہاں سے اٹھ گئی، جبکہ میں چپ کی چپ رہ گئی، اسے کوئی جواب ہی نہیں دے سکی۔ مجھے اس لمحے پھر سے اپنے شوہر کی بہت یاد آئی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو میرا دیور یہ کام کبھی نہ کرتا۔
साथ ही हैरत मुझे इन औरतों पर हो रही थी, कैसे पागल हुई जा रही थीं। मैंने सर झटक दिया और अपने कामों में मसरूफ हो गई। अगली सुबह पहले घर तो जाना नहीं था, सो दूसरे 2 घरों का रुख किया। मगर वो शायद मेरी किस्मत का खराब दिन चल रहा था, क्योंकि जब मैं काम करने गई तो वहां की मालकिन ने हिसाब करते हुए मेरी हथेली पर पैसे रख दिए और कहा कि बगैर बताए 2 दिन नहीं आई तो ये तुम्हारा सारा हिसाब चुकता कर दिया है, अब कल से भी काम पर मत आना। मैं उससे माफी मांगने लगी तो उसने रखने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन अभी एक घर की तो आस बाकी थी ना। बुझे कदमों से मैं वहां गई तो वो तो पहले से भी ज्यादा तपी हुई थी। मुझे देखते ही डांटने लगी। क्या समझती हो तुम काम वालियां खुद को? जानती हो, परसों से ही मेरे घर मेहमान आए हुए थे, आज गए हैं, मगर जब तक मेहमान रहे महारानी ने घर में कदम रखकर नहीं देखा। नहीं बहन, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर तुम मुश्किल वक्त में मेरे काम ना आ सकी, सारा काम मुझे खुद देखना पड़ा तो क्या फायदा रखने का तुम्हें? जो हिसाब बनता है कल आकर ले जाना। वहां से भी बड़ी बेइज्जत होकर काम से निकाल दी गई थी। मेरा दिल बार बार भर रहा था, मैं रोना चाहती थी। इतनी तजलील 2 दिनों में हर काम से ही निकाल कर फारिग कर दी गई थी। अब नया काम कहाँ से ढूंढूं? बच्चों के पेट भी तो भरने हैं। पूरा रास्ता इसी परेशानी को सोचते हुए घर दाखिल हुई। बच्चे घर आए तो उन्होंने एक मर्तबा फिर से जिद बांध ली कि चाचू से मिलना है। उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि जो काम देवर कर रहा है क्यों ना मैं उससे वो काम सीख लूं और वही काम करना शुरू कर दूं। ये अच्छा ख्याल था। कम से कम उन औरतों की चकचक तो सुनने से निजात मिल जाती। मगर अब मसला ये था कि उसे कैसे कहूँ इस बारे में। एक तो बहुत शर्म आ रही थी। कल तक जिस देवर के काम को मैं अच्छा नहीं समझती थी, नौकरी से निकाले जाने पर मुझे भी वो काम अच्छा लगने लगा और मैं भी उसे सीखने पर रजामंद हो गई। शर्म भी आ रही थी क्योंकि वो जवान था, क्या सोचता भाभी किन कामों में पड़ गई हैं। मैंने पूरी रात सोचा, बहुत सोचा, मगर हल यही दिखाई दिया कि किसी के आगे काम करने के बाद भी झुकने से बेहतर है कि बंदा ऐसा काम करे जिसकी मांग भी हो, जैसे देवर कर रहा था। खैर अगले रोज मैंने खाना पकाया और देवर को अपने घर बुला लिया, ये कहकर के बच्चे उससे मिलना चाहते हैं। ये बात सुनकर तो वो आधे घंटे में ही उड़ता चला आया। बच्चों से भी वो बहुत मोहब्बत करता था। खैर बच्चों से मिलने और खाने के बाद वो जैसे ही जाने के लिए पर तोलने लगा तो मैंने उसे टोक दिया कि मुझे जरूरी बात करनी है। मेरी बात सुनकर वो चौंक गया, मगर हल्के फुल्के अंदाज में बैठा रहा। मैंने बात शुरू करने के लिए कहा, भाई तुम्हारा तो बहुत नाम निकल रहा है, औरतों के तो पसंदीदा हो गए हो तुम। सब यही कहती हैं कि एकदम तांदुई मचा देते हो। तुम तो बल्कि ऐसा करो कि अपने काम का नाम ही यही रख लो। मेरी बात सुनकर वो दिल खोलकर हंस दिया और कहा, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। अब औरतें अपने शौहर से कहती रहती हैं कि फला चीज बेच दें, मगर वो सुनते ही नहीं तो बेचारियां खुद ही हाथ पर मारने की कोशिश करती हैं, मगर वहां भी नाकाम हो जाती हैं। अब अगर मैं उनके काम आ जाता हूँ तो क्या अच्छी बात नहीं? देवा ने मुस्कुराते हुए नरमी से कहा तो मैं भी मुस्कुरा दी और दिल ही दिल में खुद को मलामत की कि कैसा खरा इंसान है, रोजी ही तो कमा रहा है, फिर चाहे जिस तरीके से भी कमाए। उसने मजीद पूछा कि आप तक ये खबर कैसे पहुंची, तो मैंने बताया कि मैं जिस घर में काम करती थी ना वहां देखा था तुम्हें। बड़ी खुश थी वो औरतें तुमसे, तुमने उनका फ्रिज बिकवा दिया, वो भी एक ही दिन में। बड़ी तारीफ कर रही थी वो तुम्हारी। ये सुनकर वो मुस्कुरा दिया और कहा, भाभी आप तो जानती हैं कोई और हुनर नहीं मेरे पास, न कारोबार की समझबूझ न ही कुछ और। बस ये हुनर थोड़ा बहुत है कि बात करके अगले इंसान को मोह लेता हूँ, फिर उसे जो भी चीज बेचूं तो इस तरह बेचता हूँ कि अगला बंदा लिए बगैर नहीं रुकता, भले से फिर वो चीज पुरानी क्यों ना हो। जितनी भी औरतें मेरी वजह से अपने घर का काट कबाड़ भी बड़े अच्छे दामों में बेच चुकी हैं। मैं मुस्कुरा दी और उसे अपनी नौकरियों का बताया कि किस तरह निकाल दी गई हूँ। साथ ही कहा कि अगर तुम मेरी मदद कर दो, मुझे कुछ सिखा दो तो मेरी और बच्चों की रोजी रोटी चलती रहेगी। उस पर उसने जल्दी से कहा कि भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर भाई मेरे बाप की जगह थे तो आप मेरी माँ की जगह पर हैं। बस हुक्म करें, मैं सब सिखाने को तैयार हूँ। वैसे अच्छा फैसला किया है, कम से कम कोई भूखा नहीं मरता इस काम में। मैं अब तक बहुत सी चीजें बिकवा चुका हूँ, बस खरीदार को जरा बातों में उलझाना होता है। मजीद कोई भी चीज नकारा नहीं होती, उसकी मांग रखने वाला कहीं न कहीं मिल ही जाता है। मैं बस गली मोहल्लों में इस खरीदने वाले को ढूंढता हूँ और फिर अच्छे दामों में वो चीज बिकवा देता हूँ। अभी सुबह एक मोटरसाइकिल बेच कर आया हूँ और जाकर एक टीवी बेचना है। बस आप थोड़े दिन में माहिर हो जाएंगी, देखिएगा फिर रिस्क कैसे आपके घर पर बरसता है। मजीद बातें करने के बाद वो चला गया तो मैंने सोचा कि सही कह रहा था, कुछ भी नकारा नहीं होता। जैसे मेरी सास अपने इस बेटे को नकारा समझती थी, मगर आज वही बेटा अपने छोटे से बेचने के हुनर को इस्तेमाल करते हुए अच्छी भली रोजी कमा रहा था। सही कह रहा था वो।